तो होमीज आज हम कवर करने वाले हैं रिवरेंड इंसेंडी के चैप्टर नंबर 17 को, जिसकी शुरुआत होती है और हम देखते हैं फेंग जियान को, जो अपने अंकल और आंट के सामने खड़ा है और पिछला इंसिडेंट इन दोनों को बता रहा है। जिसे सुनकर इसके अंकल कहते हैं, क्या तूने क्या कहा? तूने अपने 6 प्राइम स्टोन फेंग जियान को दे दिए उस स्लेव कवाई के लिए? जिस पर फेंग जियान फुल चौड़ में कहता है, जी बिल्कुल अंकल, बिकॉज मेरा मानना है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या फिर इसलिए भी क्यों ना हो। और वैसे भी कवाई उस फेंग यान जैसे घिनौने इंसान के हाथों में नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए उसे 6 प्राइम स्टोन में खरीद लिया। जिसे सुनकर इसके अंकल अपना सिर पकड़ लेते हैं और फिर ये फेंग जियान से कहते हैं, अरे मेरे नासमझ बच्चे, कवाई हमारी स्लेव है, ना कि उस फेंग जियान की। अगर तेरे को वो लड़की चाहिए थी तो तुम मुझसे बताता है। मतलब समझ रहे हो ना अंकल जी का इशारा कहाँ पर है। ये सुनकर फेंग युआन शॉक्ड हो चुका है बिकॉज उसके सारे डायलॉग का पॉपअउट हो गया। और फिर यहाँ पे इसके अंकल बोलते हैं, चलो छोड़ो उस बात को, मैं तुम्हें फिर से 6 प्राइमर स्टोन दे रहा हूँ और इस बार ऐसी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। और अब जाओ अपने रूम में जाओ और अपने गू को रिफाइन करने पर ध्यान दो। वैसे भी तुमने काफी समय बर्बाद कर दिया। और अब फेंग जियान यहाँ से अपने प्राइमर स्टोन लेकर चला जाता है अपने गू को रिफाइन करने के लिए। जिसके जाने के बाद इसके अंकल कहते हैं, वो फेंग युआन वो सच में काफी शातिर है, जिसने हमारी नौकर को किसी सामान की तरह हमें ही बेच दिया। ये लड़का इतना लालची क्यों है? जिस पर इसकी वाइफ कहती है, डियर बस करो, वो सिर्फ 6 प्राइमर स्टोन ही थे। जिस पर इसका पति कहता है, तुम नहीं जान समझती, वो एक सीक्रेट टैलेंट है, तो वो रिफाइनिंग और कल्टीवेशन के लिए सिर्फ प्राइमर स्टोन पर ही निर्भर रह सकता है। और पहले बस उसके पास 6 प्राइमर स्टोन थे तो इतनी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन अब उसके पास 12 प्राइमर स्टोन है। और वैसे भी जब किसी गू मास्टर के पास इनफ रिसोर्सेज हो तो उसकी प्रोग्रेस काफी फास्ट होती है, चाहे वो कोई सीक्रेट टैलेंट क्यों ना हो। हालांकि एकेडमी के रिसोर्सेज सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट को ही दिए जाते हैं, जिससे अगर वो एक बार पढ़ाई में पीछे रह जाता तो उसे एकेडमी के रिसोर्सेज नहीं मिलते और अपने सीक्रेट टैलेंट के साथ उसे रिसोर्सेज जुटाने में काफी मुश्किल होती, जिसकी वजह से उसकी रैंक नीचे बनी रहेगी, जिससे वो अपने मॉम डैड विरासत और जायदाद को हासिल करने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो हमें शुरुआत से उसकी कल्टीवेशन स्पीड को तोड़ना होगा। जिस पर आंट कहती है, अच्छा लेकिन हम उस पर ध्यान ना भी दे तो भी वो बस 1 साल में 1 रैंक तक पहुंच पाएगा। और डियर तुम्हारी रैंक 2 है, फिर भी तुम उससे क्यों डर रहे हो? जिस पर अंकल कहते हैं, अरे पागल औरत, 1 मिनट को, पागल औरत। अंकल अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है मैं फैमिली हेड के तौर पर उसे चैलेंज करूंगा? शायद तुम्हें पता है, लेकिन हमारे क्लैन में इन मामले के लिए स्पेशली अलग से लॉ है, जिसके तहत अगर कोई गू मास्टर 16 साल का हो जाता है और अपने 16 की एज में वो 1 रैंक तक पहुंच जाता है तो अपना हाउस होल्ड अलग से स्टार्ट कर सकता है। और जहाँ जिसको भी हाउस होल्ड का मतलब नहीं पता है उन्हें बताना चाहूंगा, सिंपल शब्दों में अंकल शादी करने और अपनी गृहस्थी बचाने की कह रहे हैं। और अब हम आते हैं अंकल पे, जो अपनी बात को पूरी करते हुए कहते हैं, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करने में कामयाब हो गया तो फिर लीगली हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगी उसे रोकने की। और जिस जगह आज हम बैठे हैं, ये घर, पैसा, रिसोर्सेस सब उसके मॉम डैड के ही हैं। और इस कंडीशन के पूरे होने के बाद वो लीगली यहाँ का वारिस बन जाएगा और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या आप तुम्हें समझ में आ रहा है? और अब यहाँ इस बुढ़िया को भी इस मामले की गहराई समझ आ चुकी है और वो फिर घबराते हुए कहती है, क्या अगर ऐसा सच में हुआ तो हम रोड पे आ जाएंगे? और वो फिर अंकल से पूछते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जिस पर अंकल कहते हैं, वो ऑलरेडी 15 साल का हो चुका है, हमारे पास बस 1 साल है उसे रोकने के लिए। अगर हम उसका आमना सामना नहीं कर सकते तो एक बार फिर हमें उसके खिलाफ साजिश रचनी होगी, क्योंकि अगर वो इस 1 साल में रैंक 1 तक नहीं पहुंचा तो उसे विरासत में से कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर बुढ़िया कहती है, लेकिन फेंग युआन के साथ डील करना काफी मुश्किल है और वो हमेशा हमारी रीच से बाहर रहता है। इनफैक्ट अभी भी ना वो सिर्फ हमारे बहकावे में नहीं आया बल्कि हमारे साथ ही माइंड गेम खेलकर हमसे ही 12 प्राइमर स्टोन ले लिए। और कभी कभी तो इसके कारनामे सुनकर मुझे लगता है ये सच में कोई 15 साल का बच्चा है भी या नहीं। हाँ, पर वो बात अलग होती अगर वो फेंग जियान की तरह बेवकूफ होता तो। वेल जो भी हो, लेकिन फेंग जियान की नफरत अपने ही बड़े भाई के लिए काफी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उसे एक डेंजरस वेपन की तरह फेंग युआन के खिलाफ यूज कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है फेंग युआन पर, जो कहता है, हाँ, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि स्प्रिंग एटम से साड़ा भी मेरे साथ 500 साल पीछे आ जाएगा। तो ये सच में एक बार इस्तेमाल करने पर गायब होने वाला गू नहीं है। और इससे भी अजीब बात ये है कि इस लाइफ में ये मेरा वाइटल गू है। और इसके अलावा माना जाता है कि मूनलाइट गू एक मिड लेवल का गू है, यानी कि मिड क्वालिटी का। इसके अलावा लिकर बम एक हाई क्वालिटी का गू है, पर फिर भी इस 6th रैंक के स्प्रिंग एटम से साड़ा के सामने ये जमीन पे पड़ी धूल के बराबर है। हालांकि ये अचानक से 500 साल पीछे आने की वजह से कमजोर हो गया है, लेकिन इसमें भी ये मेरी किस्मत है कि ये कमजोर है, क्योंकि अगर ये अपने प्राइम में होता तो मेरा प्राइमल स्पेस इसके स्पिरिचुअल प्रेशर से फट जाता और मेरी मौत हो जाती।
भले ही मैं इसे इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं इसके स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करके दूसरे गूज का स्पिरिचुअल प्रेशर दबा सकता हूँ। और फिर फेंग युआन मूनलाइट गू और लिकर बम गू को एक साथ रिफाइन करते हुए कहता है, तो अब फाइनली स्प्रिंग एटम से साडा की इस्तेमाल से किसी दूसरे गू को रिफाइन करना किसी बच्चे के हाथ से कैंडी छीनने जितना आसान है। और फिर हम देखते हैं कि फेंग युआन ने मूनलाइट गू और लिकर बम को एक साथ रिफाइन कर लिया है। और रिफाइनिंग के बाद फेंग युआन अपने आप से कहता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग एटम से साडा के होने से मेरे पास डायरेक्टली हेवन की पावर आ गई है। वेल, इससे मेरा एक फायदा तो जरूर हुआ है। तो आज के बाद मुझे किसी भी गू को, यह कह सकते हैं किसी भी लो लेवल के गू को रिफाइन करने के लिए किसी भी स्पेशल स्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मुझे खासाना दिक्कत भी नहीं आएगी। आखिरकार मैं रैंक 1 का गू मास्टर हूँ, जिसके बाद एक 6 रैंक का वाइटल गू है। सुनने में एक परियों की कहानी के जैसा साउंड करता है। वेल, शायद अब मुझे अपना प्लान बदलना होगा। तो अब मैं सबसे पहले उस इनाम को लूंगा जो लोगों के हिसाब से मुझे मिलना ही नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं फेंग युआन यहाँ से डायरेक्टली एकेडमी पहुंच जाता है और हम देखते हैं एकेडमी एल्डर को जो सो रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही एक गार्ड उनके पास आते हुए बोलता है, मास्टर, एक फेंग फैमिली का स्टूडेंट बाहर आपका इंतजार कर रहा है और वो कह रहा है कि उसने मूनलाइट गू को रिफाइन कर लिया है। जिसको सुनते ही एकेडमी एल्डर अपनी आधी नींद से उठते हैं और कहते हैं, फेंग फैमिली शायद मैं जानता हूँ, और वैसे भी उसके अलावा और कोई हो भी कैसे सकता है। और फिर एकेडमी एल्डर बाहर आते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया फेंग जियान, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, और वैसे भी तुम एक ए ग्रेड टैलेंट हो। बी ग्रेड और सी ग्रेड का तुम्हारे सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। और खासकर तुम्हारे बड़े भाई जैसे झूठे ग्रेट टैलेंट की तुलना में तुम्हारे जैसे गुड टैलेंट वाले लोग अलग ही चमकते हैं। बेसिकली यहाँ एकेडमी एल्डर को ये लग रहा होता है कि जिसने मूनलाइट गू को सबसे पहले रिफाइन किया है वो फेंग जियान है। लेकिन फेंग युआन इनकी सोच पर पानी फेरते हुए कहता है, अरे एकेडमी एल्डर, शायद आपने मुझे कोई और ही समझ लिया। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं फेंग जियान नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई फेंग युआन हूँ, सी ग्रेट टैलेंट वाला, आपकी पूरी क्लास में मूनलाइट गू को सबसे पहले रिफाइन करने वाला स्टूडेंट। और इसके साथ ही यहाँ पे चैप्टर 17 एंड होता है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 18 के साथ। वेल, अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा चैनल जिस पे अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है उस पर अब स्ट्राइक आ चुकी है। वेल, कर भी कह सकते हैं, लग तो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।